नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे रीति काव्य सुमन में अगले कवि मतीराम को। पहले कवि के रूप में हमने केशवदास को पढ़ा है, आज हम मतीराम पढ़ेंगे। मतीराम के बारे में कुछ सामग्री मैंने आपको एक पोस्ट में भेज दी है, पहले आप सभी उससे परिचित हैं। फिर भी मैं कुछ चीज़ें मतीराम के बारे में यहाँ आपसे साझा करना चाहूँगा, ख़ास तौर से उनकी रचनाओं के बारे में। रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं मतीराम, और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है। अगर कुल मिला के कहूँ तो बड़ा अद्भुत वर्णन मतीराम ने श्रृंगार का किया है। मतीराम के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वो इस प्रकार हैं: फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका तथा व्रत कौमुदी। हमारे पाठ्यक्रम में जो मतीराम के बारे में हमें पढ़ना है वो मतीराम सतसई के कुछ दोहे हैं, और उन दोहों के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ हम देखेंगे कि मतीराम ने इन दोहों में नायक नायिका भेद को बहुत ही खूबसूरती के साथ उभारा है। मतीराम के नायक और नायिका लौकिक और सांसारिक स्त्री पुरुष नहीं हैं। उनके नायक श्री कृष्ण हैं और नायिका के रूप में राधा वहाँ हैं। लेकिन इन दोनों का जो वर्णन मतीराम करते हैं वो इस रूप में करता है कि हमें वो सारी चीज़ें सांसारिक लगती हैं, हमारे आसपास की लगती है, करीब लगती है। और रीतिकाल का नाम आते ही तो श्रृंगार का नाम आता है, और श्रृंगार का नाम आते ही नायक नायिका भेद आता है। नायिका को जिस रूप में मतीराम ने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही अद्भुत है। मैं यहाँ मतीराम को पढ़ते हुए उसके दोहों को पढ़ूँगा पहले, और उन दोहों को पढ़ने के साथ साथ ही उनका अनुवाद करता जाऊँगा। अनुवाद से तात्पर्य मेरा यहाँ व्याख्यायित करने से है, उसका भावानुवाद है कि किस रूप से मतीराम लिखते हैं और कैसे मतीराम अपनी कविता में दोहे के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। अपने पहले ही दोहे में मतीराम कहते हैं कि तेरी और भांति की दीप सिखासी देह, ज्यों ज्यों दीपति झगमगे त्यों त्यों बढ़त सने। मतीराम नायिका के सौंदर्य का चित्रण यहाँ कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। नायिका के नक्सिक का सौंदर्य का वर्णन है। मतीराम यहाँ इस दोहे में कहते हैं, नायिका के सौंदर्य और प्रेम के घनिष्ठता का संबंध बताते हैं कि हे कामिनी, तेरी ओर भांति की दीप शिखा सीधे। नायिका से कहते हैं, कामिनी तुम्हारी देह दीप शिखा के समान होते हुए भी कुछ अलग ही भांति की प्रतीत होती है। तेरी और भांति की दीप शिखा सीधे, तुम्हारी ये दीप शिखा सीधे और अलग ही प्रकार की है, क्योंकि ज्यों ज्यों दीपति झगमगे त्यों त्यों बढ़त सने। दीपक के समान तुम्हारी दीप्ति जैसे जैसे जगमगाने लगती हैं, वैसे ही वैसे तुम्हारे प्रति प्रेमियों का प्रेम और भी गहरा होता जाता है। त्यों त्यों बढ़त सने हैं। वो कहता ज्यों ज्यों दीपति झगमगे, ज्यों ज्यों दीपक की ज्योति झगमगाती, तुम्हारी दीप्ति जगमगाती है, वैसे ही तुमसे प्रेम करने वाले का तुम्हारे प्रति स्नेह और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, तुम्हारे प्रेम में आसक्त होता जाता है। अगले दोहे में मतीराम कहते हैं कि पगी प्रेम नंद लाल के भर न आप उझल आए जाई, और घरी घरी घर के तरे घर निदेत ढरकाए। यहाँ कृष्ण के प्रेम में जो नायिका
पगी हुई है, डूबी हुई है, उसका वर्णन कवि यहाँ कर रहा है और कहता है कि एक जो मुग्धा नायिका जो कृष्ण पे मुग्ध हुई हुई है और इस तरह से मुग्ध हुई हुई है कि उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। पगी प्रेम नंदलाल की, पगी यानी डूबी हुई, नंदलाल कृष्ण, कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई जो नायिका है, भरन आप जल छाई, पानी भरने के लिए गई है। एक नायिका जो पानी भरने के लिए गई है वो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है और वहाँ वो अपनी सुध बुध इस प्रकार से खो देती है कि घड़ी घड़ी घर के तरह, वो घड़ी घड़ी जो घड़ा है अपना वो भर देती है और घर निदेत ढरकाई, और उस घड़े को वापस खाली कर देती है। बार बार वो घड़ा भर रही है और बार बार उस घड़े को खाली कर रही है। वो अपनी सुध बुध खो बैठी है और क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, कृष्ण को देखते हुए वो ये सब कुछ कर रही है कि सामने उसे लगता है कृष्ण है, कृष्ण को देख रही है और अगर घड़ा भर के चल दी तो कृष्ण उसके सामने नहीं रहेंगे और वो अपने घड़े को पुनः खाली कर देती है और फिर से वहाँ भरती है। अगले दोहे में कवि लिखता है कि दीपे देह दीपति गयो दीप बयारी बुझाई, और अंचल ओट किहे तो चली नवेली जाई। इस दोहे में एक नई नवेली नायिका का आकर्षक वर्णन कवि कर रहा है मतीराम, और कवि मतीराम कहते हैं कि दीपे देह दीपति गयो दीप बयारी बुझाई, कि नायिका की देह दीपक की भांति जगमगा रही है, उसका सौंदर्य अद्भुत कांति दे रहा है, लेकिन दीप बयारी बुझाई, दीपक को तो हवा बयार बुझा देती है, लेकिन अंचल ओट किए तो चली नवेली छाई। नायिका की देह की जगमगाहट ऐसी है कि नायिका अपने आंचल की ओट में अपनी देह को छुपाए हुए है, लेकिन फिर भी यानी उसी वो बुझा नहीं पा रही, मतलब उस नायिका की देह जगमगा रही है, नायिका की सौंदर्य आवाज़ झलक रही है उस आंचल की ओट में से ही चली नवेली जाई। उस आंचल में अपने आप को लपेटे हुए नायिका, आंचल की ओट में लपेटे हुए नायिका जा रही है। दीपक की ज्योति को तो हवा बुझा देती है, लेकिन नायिका की ज्योति, नायिका की जो कांति है वो आंचल की ओट में भी जगमगा रही है। मतलब जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मतीराम कितनी उपमाएँ दे दे के, कितने उपमान नए नए ला कर के यहाँ नायिका के सौंदर्य बोध से हमें परिचित करवाते हैं। अगले दोहे में जिस प्रकार से मतीराम लिखते हैं कि तेरे मुख की मधुराई जो चाखी चक चाही, और लगत जलज जंबीर सो चंद चूक सोताही। नायिका के सौंदर्य की गजब के उपमान यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे उपमय और उपमान की भ्रांति हमें यहाँ होती हैं। और नायिका के बारे में कहते हैं तेरे मुख की मधुराई, तेरे मुख की मधुरता, नायिका के चेहरे की जो मधुरता है, नायिका का जो सौंदर्य उसकी मधुरता, जो चाखी चक चाही, जिसने तुम्हारे चेहरे की मधुरता अपनी चक्षुओं से, अपनी आँखों से, चाखी चक्षु से बना है कि जिसने अपने नेत्रों से, अपने चक्षुओं से तुम्हारे चेहरे की मधुरता को देख लिया है। लगत जलज जंबीर सो, उसको तो जलज जो कमल है वो भी जंबीर एक प्रकार का फल है। कमल जितना कोमल, जितना आकर्षक होता है, उसके विपरीत है कि उसको तो जलज भी यानी कमल भी जंबीर सा लगता है। और नायिका का सौंदर्य देख करके तो चंद चूक सोता ही, जो चंद्रमा है वो भी अपने आप की सुंदरता भूल जाता है, अपना माधुर्य खो देता है। और नायिका का जो सौंदर्य है वो चंद्रमा से भी ज़्यादा सौंदर्यशाली है। यहाँ बड़ी ही अतिशयोक्ति के साथ कवि वर्णन करता है। इन चारों दोहों में हमने पढ़ा है, देखा है कि नायिका के नक्श का जो वर्णन करता है वो बहुत ही प्रभावशाली वर्णन करता है। यहाँ नायिका के भेद हमें देखने को मिलता है कि कभी वो रूपवती नायिका है, कहीं मुग्धा नायिका है, कहीं वो नवेली नायिका है। और
सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अभी हम जिस श्रृंगार की बात करते हैं वो सारा का सारा श्रृंगार का संयोग पक्ष ही है। दीप शिखा सीधे उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। घड़ी घड़ी घर के तरे, इसमें हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ब्रज भाषा के अंदर माधुर्य गुण के साथ कवि ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस दोहे छंद में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। आज की कक्षा में हम इन्हीं 4 दोहों को पढ़े। अगली कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे। इनमें से अगर कहीं आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।